हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आता है वो ये है कि द क्लाइमेट ऑफ एनी कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। जो भी क्लाइमेट होगा किसी भी कंट्री का तो वो लार्जली किस पे डिपेंड करेगा, उसकी लोकेशन पे कि वो कहाँ लोकेटेड है। द ट्रॉपिकल बेल्ट कंट्रीज हैव वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस वाइल द टेम्परेट बेल्ट कंट्रीज हैव कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल बेल्ट में होंगी, मतलब जहाँ पे सन ओवरहेड रहेगा, जहाँ पे सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पे सन ओवरहेड रहता है, तो वहाँ पे मोस्टली क्लाइमेट कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, मतलब बहुत गर्म रहेगा। और जो टेम्परेट बेल्ट्स होते हैं जहाँ पे सन की रेस थोड़ी लेट पहुँचती हैं, तो वो एरिया का कैसा रहेगा, वहाँ का क्लाइमेट कूल क्लाइमेट कंडीशंस रहेगी। तो जो इंडिया है अपना, इंडिया लाइज बिटवीन 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitudes and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitudes. So the Tropic of Cancer divides India into two parts. तो द नदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन द टेम्परेट रीजन। जो नदर्न हाफ है इंडिया का वो कहाँ लाई करता है, टेम्परेट रीजन में। तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, कूल क्लाइमेट रहेगा। ओके और वाइल द सदर्न हाफ जो नीचे की तरफ है साउथ में, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पे वार्म क्लाइमेट रहेगा इंडिया में। ठीक है, तो climatic conditions play an important role in the development of a region. The climate of India is generally described as tropical monsoon climate due to the dominating influence of monsoon winds over the Indian subcontinent. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है वो एक मॉनसून विंड्स का है। इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो प्रीवियसली बेसिकली हमने पढ़ा था इसके बारे में कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून विंड से रिसीव करता है। द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ इन द टेम्परेट बेल्ट, तो नॉर्थ जो नदर्न पार्ट है इंडिया का वो कौन से बेल्ट में, टेम्परेट में है, तो इज़ नॉट वेरी कोल्ड एज अदर रीजन एंड इन द सेम लैटिट्यूड। दिस इज़ ड्यू टू द हिमालयाज। तो प्रीवियसली हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि क्यों इतना कोल्ड रीजन नहीं रहता है टेम्परेट का। जो नॉर्थ में लाई करता है टेम्परेट बेल्ट में इंडिया का रीजन, वहाँ पे इतना कूल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोल्ड विंड्स रहती है, नॉर्थ की तरफ हिमालयाज हैं तो हिमालयस ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, कोल्ड विंड्स को आने ही नहीं देते हैं, चाइना तिब्बत के रीजन से ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो नॉर्थ में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है टेम्परेट रीजन्स में। सिमिलरली द सदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया विच इज़ द ट्रॉपिकल बेल्ट इज़ नॉट वेरी वार्म। और जो इंडिया का सदर्न रीजन है वो एक ट्रॉपिकल बेल्ट है, लेकिन वो इतना वार्म नहीं रहता है। क्यों? ड्यू टू टेम्परिंग नेचर ऑफ द इंडियन पैनिनसुला एंड द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूज। देखिए जो टेम्परेट पैनिनसुला का रीज़न है, टेम्परिंग नेचर है, वो कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये रहा मैप इंडिया का, ये कॉन्टिनेंटल इंडिया है, ये पैनिनसुलर इंडिया है। यहाँ देखिए ये अपना अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और नीचे अपना इंडियन ओशन है। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसी का मेनली जो टेम्परेट एरिया है, जो अपना ये पेनिनसुलर रीजन है इसी का टेपरिंग नेचर है, इसी की वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है साउथ का वहाँ पे क्या नहीं रहती है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। गॉट इट। तो वाटर बॉडीज़ हैं अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। अब आते हैं, India has vast latitudinal extent. It has all the topographic features found in all the countries of South Asia. Hence, it represents various climatic features found in entire South Asia. Therefore, the climate of India is known as the mirror of the climate of South Asia. देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, सबके पास जितने फीचर्स हैं वो अकेले ही इंडिया में हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया को क्या बोला गया है, मिरर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। The various factors that are responsible for the unique climate of India is latitudinal location, ठीक है, लो प्रेशर, ये देखिए लो प्रेशर डेवलपमेंट ओवर द नदर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर, द डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, द पोजीशन ऑफ हिमालयाज एंड अदर माउंटेन रेंजेस, ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जेट स्टीम्स, एल नीनो इफेक्ट। अब देखते हैं फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स। देखिए ये अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज द एवरेज एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दैट इज टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है, प्रेशर है और रेनफॉल है, ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ मिनिमम 35 ईयर्स टाइम।
देखिए क्लाइमेट एक जगह का ऐसा एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेनफॉल एक्सेट्रा सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, और जो मिनिमम 35 ईयर्स तक उस जगह पे ऐसा ही क्लाइमेट रहता हो तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर एस फॉलोज। तो जो फैक्टर्स हैं कि हमारे इंडिया में इतने यूनिक क्लाइमेट क्यों रहता है, तो वो कुछ इस प्रकार है। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून विंड्स, तो मॉनसून विंड्स का ही इन्फ्लुएंस है सबसे पहले तो नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर्स इन अप्रैल में। देखिए नॉर्थ की तरफ क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, समर अप्रैल और मई में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर द सोलर रेज आर मोर वर्टिकल ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। देखिए जब सन की जो रेज है वो कहाँ पे वर्टिकल होंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में। ठीक है, दिस प्रोड्यूस इंटेंस हीट, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करेंगे। ठीक है, द हीटेड एयर नियर द अर्थ सर्फेस एक्सपैंड एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, और जो हीटेड एयर होगी वो नीचे की तरफ एक्सपैंड हो जाएंगी अर्थ की तरफ जाते जाते। ठीक है, और उनकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस लेस डेंस एयर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जिसकी भी एयर की डेंसिटी लेस होगी वो ऊपर की तरफ एयर मूव करेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट लो प्रेशर इज डेवलप्ड ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, और जब वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी एयर तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर। तो देखिए बायो में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कहीं पे लो प्रेशर रहता है और कहीं पे हाई प्रेशर रहता है तो हाई प्रेशर की चीज़ हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा ही इधर रहेगा कि एज अ रिजल्ट लो प्रेशर इज डेवलप्ड ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया एंड ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम। और इसके बिल्कुल सेम टाइम पे क्या हुआ, हाई प्रेशर डेवलप हुआ कहाँ पे, ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखिए ये मैप से आप देख पाएंगे कि ये जो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये एशिया में जब लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ में सन की रेस वर्टिकल पड़ी सेंट्रल ऑफ इंडिया के ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर। गॉट इट। तो जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ सेंट्रल एशिया में, और हाई प्रेशर कहाँ डेवलप हो गया, अपना ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो गया। तो ड्यू टू ऑब्लिक सोलर रेज एयर मूव्स, और एयर फिर ऑब्लिक सोलर रेज की वजह से एयर कहाँ पे मूव हुई, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ से एयर मूव कर जाएगी कहाँ, लो प्रेशर की तरफ। इज इन द फॉर्म ऑफ मॉनसून विंड्स, एंड द वर्ड मॉनसून इज डेवलप फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। और जो मॉनसून वर्ड है वो काहे से डेवलप हुआ, अरेबिक वर्ड से, जिसका नाम था मौसम एंड विच मीन्स सीजन, और उसका मतलब होता है कि सीजन। मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स, मॉनसून विंड्स को हम लोग सीजनल विंड्स बोलते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ दीज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन, और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये विंड्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद वो कहाँ ब्लो करने लगती है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। एंड व्हेन दे अप्रोच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयरफॉर दे आर टर्न एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो कंट्रीज़ और इंडिया को मिला के हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है। तो ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, तो इन सबको मिला के इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। Therefore, they are turned as southwest monsoon, and due to the peninsular shape of India, these winds are divided into two branches. और पेनिनसुलर शेप है अपने इंडिया का, तो यही जो विंड्स है वो दो ब्रांचेस में डेवलप हो जाएंगे। एक रहेगा अपना अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा द पे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब यहाँ पे चलते हैं अपन। तो द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस, और जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स रहेगी वो इन्फ्लुएंस कर जाएगी किसको, ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया, एंड प्रोवाइड मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एवरी ईयर। जून से सितंबर तक जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल देंगी। एग्रीकल्चर आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इरिगेशन हो जाएगा तो प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे से उगने लगेंगे। तो मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा रहेगा, और जब एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा तो इकोनॉमी, तो फिर किसानों को पैसा मिल जाएगा, उनकी खेती फसल बहुत अच्छी रहेगी, तो वैसे इकोनॉमी ऑफ कंट्री भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स आर एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। जो नॉर्थ ईस्ट की विंड्स हैं वो कब एक्सपीरियंस कर जाएंगे, दिसंबर से फरवरी तक आएंगे। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से ब्लो करेंगी एज ऑफशोर विंड एंड पिकअप मॉइस्चर ओवर बे ऑफ बंगाल। और कहाँ से मॉइस्चर ले जाएंगी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके चली जाएंगी। एंड दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल ओवर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर मंथ। देखो अभी साउथ वेस्ट मानसून विंड ने तो रेनफॉल करा दिया जून और सितंबर। अब नॉर्थ ईस्ट की जो मानसून विंड आती हैं वो दिसंबर टू फरवरी रेनफॉल कराती हैं। ठीक है। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया एज ऑफशोर विंड एंड पिकअप मॉइस्चर। तो ये अपना मॉइस्चर कहाँ से ले जाती हैं, बे ऑफ बंगाल से। और जैसे ही ये मॉइस्चर लेती हैं तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के वहाँ पे बारिश करा देती हैं। कब, विंटर्स मंथ में, सर्दियों के टाइम पे। गॉट इट। अब क्या होता है, रोल ऑफ माउंटेन रेंजेस। अब दूसरा रोल है एक माउंटेन रेंजेस का कि माउंटेन रेंजेस क्या रोल प्ले करते हैं। तो हिमालय, द हिमालय माउंटेन रेंजेस आर सिचुएटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम सभी को पता है कि नॉर्थ में कौन सिचुएटेड है, हिमालय सिचुएटेड है। एंड दे एक्ट एज नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो एक नेचुरल बाउंड्री की तरह वर्क करते हैं सेंट्रल एशिया और चाइना। चाइना ऊपर है और उसके पहले हिमालय है और हिमालय के अंदर अपना इंडिया है। तो दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू इंडिया। और ये बहुत ही अच्छे बेनिफिट देते हैं। कैसे बेनिफिट देते हैं, सम ऑफ देम आर फॉलोज। देखिए ये यहाँ पर लोग हिमालयस देख रहे हैं, ये कोल्ड और ड्राई विंड्स हैं। ठीक है, ये बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़े हिमालयास हैं, यहाँ से कोल्ड और ड्राई विंड्स आई और जैसे ही आई वो हिमालय से स्टक कर गई। हाँ, तो वो अब हिमालय से स्टक करने के बाद वापस चली गई, रिटर्न हो गई। इधर से गला और इधर से रिटर्न अपनी वापस चली गई तो चाइना के रीजन में। अब ये हमारी कंट्री इंडिया थी, इसके नीचे अगर आती, अगर हिमालयाज नहीं होते तो स्टक करके सीधा इंडिया में आ जाती। तो हम लोगों को जितनी सर्दी अभी होती है उससे कहीं ज़्यादा सर्दी हम लोगों को फेस करनी पड़ती, कोल्ड हो जाता। तो एक बैरियर की तरह किसने एक्ट किया, हमारे हिमालयाज ने एक्ट किया। तो दे एक्ट एज बैरियर टू द कोल्ड ड्राई विंड्स blowing from Central Asia during winter. Monsoon winds coming from Arabian Sea and Bay of Bengal are obstructed by the Himalayas. जो भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून की विंड्स आती हैं वो भी किससे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं, हिमालय से। तो एज अ रिजल्ट दे गिव मैक्सिमम रेनफॉल टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही रिजल्ट होगा क्या, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगी मॉनसून की विंड्स, कहाँ से आ रही थी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, तो वो जा रही थी वापस, लेकिन हिमालय से टकरा के वो फिर से अब वापस आ जाएंगी और क्या करेंगी, रेनफॉल करा देंगी। तो बारिश आ जाएगी हमारे इंडिया में। ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ द माउंटेन स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेनफॉल प्रोवाइड्स वाटर टू द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। एज अ रिजल्ट दे रिमेन पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे स्नो है, ठीक है, स्नो कहाँ पे है, हिमालयाज में। तो रेनफॉल होता है जब, तो वाटर जो मिलता है नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ की जो रिवर्स है वो पेरिनियल कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि स्नो की और ग्लेशियर्स की वजह से, हिमालयाज में स्नो और ग्लेशियर्स है तो उनकी वजह से हमेशा रेनफॉल रहता है। और रेनफॉल के हमेशा ही वाटर रहता है किसमें, पेरिनियल रिवर्स, पेरिनियल रहती है वहाँ की रिवर्स, तो उनमें वाटर की कभी कमी नहीं आती। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस है कि हमारे यहाँ हिमालयाज हैं। वेस्टर्न घाट्स की बारी। तो दिस माउंटेन range is parallel to the western coast of India. It obstructs the southwest monsoon winds coming from the Arabian Sea and provide maximum rainfall to the west coast and the coastal strips of Maharashtra, Karnataka, Goa and Kerala. तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारी कंट्री के, तो वो कहाँ पे पैरेलल किसके होंगे, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होंगे। तो वो क्या करेंगे, जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स हैं कहाँ से आ रही हैं, अरेबियन सी से आ रही हैं, उनको क्या मैक्सिमम रेनफॉल प्रोवाइड करा देंगी कोस्ट पे। कहाँ कहाँ मैक्सिमम रेनफॉल हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, गोवा में और केरला में। ठीक है। वैन दीज विंड्स, अब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, वैन दीज विंड्स क्रॉस द वेस्टर्न कोस्ट, और जैसे ये विंड्स क्या क्रॉस करने लगती हैं, वेस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करने लगेंगी, तो दे बिकम वार्म, गर्म हो जाएंगी जब तक क्रॉस करेंगी, एंड एक्सपेंड एंड आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर, और बहुत सारा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर जाएंगी गर्मी की वजह से। एंड हैंस क्लाउड ड्रॉपलेट्स इवापोरेट रिड्यूसिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और क्लाउड्स इवापोरेट हो जाएंगे और क्या रिड्यूस कर देंगे, ह्यूमिडिटी। एंड सो द ईस्टर्न साइड ऑफ द सह्याद्री रेंज रिसीव लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज रेन शेडो जोन।
इसलिए वेस्टर्न कोस्ट को रेन शैडो जोन कर कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट अपनी तरफ तो बहुत सारा रेनफॉल करा देता है साउथ वेस्ट मानसून विंड से, लेकिन जब वो ईस्टर्न की तरफ आती हैं सह्याद्री में तो वहाँ पे लेस रेनफॉल कराता है। दो मैंगलोर एंड बेंगलुरु आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, Mangalore receive more rainfall than Bangalore because Mangalore lies on the western coastal plains and receive heavy orographic rainfall due to the western Ghats. Bangalore lies in the rain shadow zone of the western Ghats, therefore it receive less rainfall. देखो मंगलौर और जो बेंगलुरु है वो एक ही लैटिट्यूड पे है, लेकिन मंगलौर जो है अपना वो वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। तो जब वो वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक मंगलौर से बेंगलोर तक जाता है रेन की जो विंड्स, तो जैसे कोस्ट को क्रॉस करती है तो विंड वार्म हो जाती है और एक्सपेंड कर जाती हैं और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो बेंगलुरु में है वहाँ पे कम बारिश की यही वजह है, क्योंकि वहाँ पे रेन शेडो जोन आ जाता है। गॉट इट। यहाँ देखिए इस मैप, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये अपना वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी और ये रहा क्लाउड्स और सन, यहाँ से गए ऊपर तक वाटर एब्जॉर्ब किया और उसके बाद ये रेनफॉल यहाँ पे आई। जैसे रेनफॉल यहाँ पे हो गया उसके बाद जैसे ये क्रॉस करना चाहा विंड्स ने तो यहाँ पे गर्मी थी, ठीक है, गर्मी की वजह से ये रेनफॉल तो नहीं आया, यहाँ एब्जॉर्ब कर गया तो क्लाउड्स बन गए। तो एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जो रेनफॉल होने वाला था वो रेन शेडो जोन में चला गया, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ पे रेनफॉल कितना हुआ अपना 300 सेंटीमीटर हुआ। तो ये रेन शेडो जोन की वजह से लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहाँ मिला, वेस्ट ईस्टर्न घाट्स में मिला, सह्याद्री में। गॉट इट। तो मंगलौर और बेंगलुरु एक ही लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, लेकिन मंगलौर में ज़्यादा बारिश होती है और बेंगलुरु में कम बारिश होती है, क्योंकि बेंगलुरु जो अपना एरिया है वो रेन शेडो जोन में आता है। अब पूर्वांचल हिमालयस देखते हैं। पूर्वांचल हिल्स होती हैं अपनी ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। द पूर्वांचल hills are located in the northeastern part of India. Therefore, these hills are known as Purvanchal, or Purvanchal means eastern ends from Arunachal Pradesh to Mizoram. These hills form a crescent shape and therefore they obstruct the Bay of Bengal or of southwest monsoon. These moisture-laden monsoon winds are forced to rise along the steep slopes. Therefore, Cherrapunji and Masairam, which lies to the south of Khasi Hills, windward slopes, records the highest amount of rainfall in the world. देखो जो पूर्वांचल मतलब ईस्टर्न बोलते हैं ईस्टर्न एरियाज़ को, और वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो अपनी है वो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक है, और ये जो हिल्स हैं वो क्रेस्केंट शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्रेस्केंट शेप फॉर्म करने से क्या होता है कि दे ऑब्स्ट्रक्ट किसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को। दीज मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स आर फोर्स्ड टू राइज अलॉन्ग द स्टीप स्लोप्स। तो देयरफॉर चेरापूंजी जो मसायरम में लोकेटेड है और जो साउथ की तरफ खासी हिल्स में है विंडवर्ड साइड, रिकॉर्ड द हाईएस्ट मानसून रेनफॉल। अब इधर देखते हैं, मैप आपको अच्छे से समझा सकता है। ये अपना मैप है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये जो क्रेस्केंट शेप है नॉर्थ ईस्ट है, ऐसा क्रेस्केंट शेप फॉर्म कर लिया है। अब जैसे इन्हें क्रेस्केंट शेप फॉर्म कर लिया तो इन्होंने क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया बे ऑफ बंगाल को। बे ऑफ बंगाल से बारिश आनी थी और यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब ऑब्स्ट्रक्ट तो हो गया तो ये इतना ऊपर तक नहीं जा पाई, ठीक है, क्लाउड्स इधर ही बरस गए। तो ये था चेरापूंजी मसायरम का, तो यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल होता है, और जबकि नॉर्थ ईस्टर्न में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। अब अरावली रेंज आ गया अपना। चलिए, अरावली रेंजेस जो है, अरावली रेंजेस को यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। तो अरावली माउंटेन रेंज लाइज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग मानसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी। इट डज नॉट ऑफर मेजर ऑब्स्टिकल इन द बे ऑफ विंड्स, और ये ज़्यादा ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करता है। देयरफॉर दीज विंड्स मूव फर्दर विदाउट कॉजिंग मच रेनफॉल, हैंस द एंटायर वेस्टर्न राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया। अगर ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता तो शायद मानसून विंड्स यहाँ पे बरस जाती, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ बारिश ही नहीं होती है। इसलिए ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट ऑफ द अरावलीज एट द साउथ मोस्ट ईस्टर्न एज माउंट आबू रिसीव 170 सेंटीमीटर रेनफॉल, while the surrounding region get less about 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ही नहीं करता है अरेबियन सी में,
monsoon winds from the Arabian Sea, and it does not offer major obstacle in the way of the winds. Therefore, these winds further moves further without causing much rainfall. और कोई रेनफॉल ही ज़्यादा रेनफॉल नहीं क्रिएट करती, इसलिए जो अरावली रेंज राजस्थान में लोकेटेड है वो अपना कैसा है, डेजर्ट एरिया है. गॉट इट.